नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रगल मिंट में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय जो हमने लिया है, वो है इंग्लिश ग्रामर से संबंधित, जो कि सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अक्सर कर बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को समझने में गलती कर देते हैं। इस वजह से उनको ग्रामर जो विषय है, वो बहुत ही कठिन महसूस होता है। आज की हमारी इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर को हम एक बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करके लाए हैं। इसकी जो एक-एक लाइन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरलतम भाषा के साथ इस वीडियो को हमने बनाया है। इसलिए सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल स्ट्रगल मिंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन पाने के लिए अगला जो बेल आइकन है उसे प्रेस अवश्य करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि ग्रामर होती क्या है? आखिरकार इसकी हम स्टडी करते हैं, तो सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न यही आता है कि आखिरकार ये ग्रामर यानी व्याकरण है क्या? तो इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है कि व्याकरण वह ज्ञान है, यानी इसमें क्या होता है हम तौर तरीके सीखते हैं। तो एक प्रकार का ज्ञान हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। यानी इसमें हम किसी भी भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना किस तरीके से उसे हमें बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, ये तौर तरीका सिखाया जाता है। तो इसके आगे चूँकि ग्रामर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है, जैसे कि एक हो गया वर्ड, दूसरा हो गया सेंटेंस और इसके बाद में और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो शुरुआत हम बिल्कुल शून्य से कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़ीरो से ही शुरुआत करनी है और शुरुआत जो होती है, ज़्यादातर शब्दों से होती है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है, वो ये होता है कि शब्द होता क्या है? यानी अगर हम जानकारी करना चाहें कि शब्द है क्या, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी हमें परिभाषा देखनी पड़ेगी। जो कि कुछ इस प्रकार से है, देखिए दिया हुआ है ए करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। आप लोग अंग्रेजी में एबीसीडी पढ़ते हैं तो वो ए से लेकर के जेड तक जो अंग्रेजी में एबीसीडी लिखी होती है, वो जो लिखी होती है वो लेटर्स के फॉर्म में होती है। तो जो लेटर्स होते हैं वो ए, बी, सी, डी ये सारे लेटर्स होते हैं। उनके लिए क्या कह रहा है एक करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का एक सही अरेंजमेंट यानी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी उल्टे-सीधे ना लिखे हों। जैसे कि अगर हम एक वर्ड ले लें, जैसे कि हमने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया, एक बुक वर्ड लिया हमने, तो इसका एक प्रॉपर तरीका है। लेकिन अगर इसकी स्पेलिंग यानी अक्षरों को अलग-अलग कर दें, इधर-उधर कर दें, तो इसका कोई सही अर्थ नहीं बनेगा। इसीलिए इसमें क्या कहता है इसकी परिभाषा में कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ क हो। यानी अगर अर्थ नहीं निकल रहा है, उसका प्रॉपर अर्थ ना निकले, तो वो शब्द नहीं कहा जाएगा। तो इस जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जिसमें देखिए दिया हुआ है बुक, टेबल, दिल्ही ऐसे ही कई और शब्द हैं जो हम इंग्लिश की बुक्स में पढ़ते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं उनमें लेटर्स होते हैं। जैसे बुक में बी, ओ, ओ, के यानी 4 अक्षर हैं। ऐसे ही टेबल इसमें भी टी, ए, बी, एल, ई ये सारे सही क्रम में रखे हैं, तभी इसका एक अर्थ बन रहा है। इसी इसी को शब्द कहते हैं। आइए आगे देखें। अब अगला हमारा जो स्टेप है वो है सेंटेंस यानी वाक्य। तो वाक्य क्या होता है इसकी देखिए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। वाक्य की डेफिनेशन दी हुई है कि ए करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अभी हमने वर्ड्स को पढ़ा, वर्ड्स यानी शब्द। तो इसमें जो शब्द होते हैं उन्हीं से वाक्य बनता है, लेकिन उनको क्या करना होता है सही अरेंजमेंट यानी उनकी व्यवस्था सही से करनी होती है। तो इसके लिए आगे क्या कह रहा है देखिए, a correct arrangement of words which has a meaning
यानी शब्दों का ऐसा क्रम होना चाहिए जिसकी कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, कोई तात्पर्य निकलता हो। देखिए इसकी हिंदी में क्या परिभाषा दी है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य की बहुत ही सरलतम परिभाषा है ये कि कोई अगर सेंटेंस लिखा है और उसका कोई मतलब ना निकल रहा हो, यानी शब्द उल्टे-सीधे लिखे हों, तो उसे हम सेंटेंस नहीं मानेंगे। सेंटेंस के लिए क्या होता है कि उसके शब्द सही क्रम में लिखे होने चाहिए। जैसे कि हमारा ये सेंटेंस दिया हुआ है कि राहुल इज गोइंग देयर। यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो इसका सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर इसके बाद में वर्ब है और इसके बाद में एक शब्द दिया हुआ है देयर। तो ये सही क्रम में लिखे हुए हैं, तभी इसका एक मतलब बना। अगर उल्टे-सीधे लिख दिए जाते तो इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता। यानी सेंटेंस की जो हमारी प्रॉपर परिभाषा हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य तभी होगा जिसका कोई एक मतलब, कोई मीनिंग बन रही होगी तब। इसके बाद में हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो कि चारों आपके सामने दिए हुए हैं। पहला हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है, वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको हम दूसरे तरीके से असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस नाम भी दिया गया है। इस सेंटेंस में देखिए क्या होता है, हर एक सेंटेंस को हमें समझना है। तो इस सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या किसी बात का एक्सेप्टेंस देते हैं, स्वीकारते हैं। तो ये डिक्लेयर करते हैं, यानी हमने ऐसा कुछ किया हुआ है, ठीक है? तो इसीलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा हमारा जो सेंटेंस दिया है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो सेंटेंस हमारा दिया है वो इम्परेटिव सेंटेंस है और जो चौथा हमारा सेंटेंस दिया है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इनको हम विस्तार से आइए जानते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो इसके लिए देखिए क्या करा है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है हमने कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, मेक्स ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कथन, कथन यानी कोई बात। तो इसमें क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट होता है यानी कोई बात होती है, अथवा इसमें और क्या हो सकता है, एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। ओपिनियन यानी विचार। तो इसमें कोई विचार भी व्यक्त किया जाता है, कोई बात कही जाती है। उदाहरण के तौर पर इसमें देखिए आपके सामने लाइनें दी हुई हैं। इसमें पहला दिया है द सन इज शाइनिंग। ये एक बात है, एक स्टेटमेंट है जो हमने किसी के सामने रखी। तो ये एक प्रकार से हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए इसी का एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि आई लाइक आइसक्रीम। ये भी एक बात है, यानी कोई एक व्यक्ति ये बात अपनी एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो ये भी एक प्रकार का डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। अगला हमारा सेंटेंस देखिए दिया हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये भी बहुत ही सिंपल भाषा में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन। तो इस प्रकार का जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा तो उसमें क्या कहा जाता है कि आस्क्स अ क्वेश्चन, यानी इसमें एक प्रश्न पूछा गया होता है। अगर आपके सामने कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक शब्द रखा गया हो, जिसमें जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, किसका, ये कोई शब्द आए और उससे संबंधित कोई सब सेंटेंस आपके सामने रखा हो, कोई वाक्य हो, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर इसमें देखिए दिया हुआ है पहला कि व्हाट टाइम इज इट, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि इस समय क्या है? यानी टाइम के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो मार्क ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन मार्क भी दिया होता है। दूसरा हमारा देखिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि आर यू गोइंग टू द पार्टी? यानी ये भी हम किसी से कह सकते हैं और ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अगर हम किसी से पूछना चाहें कि क्या आप मेरे साथ पार्टी जाना चाहते हैं? तो भी वहाँ पर क्या हो रहा है? हम उससे कुछ पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं यानी ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसमें भी देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी मार्क ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है।
आगे देखिए क्या दिया है। हमारा जो तीसरा टाइप ऑफ सेंटेंस है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ये भी बहुत ही सरल भाषा में देखिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हमने। देखिए क्या कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यानी इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है गिव्स ए कमांड। कमांड देखिए इसमें यही बात आपको नोटिस करनी है कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। या तो आपको कमांड मिलेगी या तो आपको रिक्वेस्ट मिलेगी। तो इसी से आपको पहचान लेना है कि ये जो सेंटेंस है वो आपका कौन-सा है? इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसे? जैसे देखिए इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। क्या दे रहा है एग्ज़ाम्पल कि प्लीज़ क्लोज़ द डोर। यहाँ पर क्या कर रहा है? प्लीज़ शब्द लगा दिया। इसका मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है। सामने वाले से ये कह रहा है कि प्लीज़ क्लोज़ द डोर यानी दरवाजे को बंद कर दीजिए। तो हम प्लीज़ शब्द लगा रहे हैं यानी हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या हो गया? ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ गया। दूसरा देखिए इसमें क्या कह रहा था कमांड। तो कमांड के लिए क्या कह रहा है? स्टॉप टॉकिंग यानी अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो उसके हम क्या कह सकते हैं उससे कि स्टॉप टॉकिंग यानी बातचीत करना बंद कर दो। तो ये भी एक प्रकार की कमांड हो गई, आदेश हो गया। इसलिए ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। अगला हमारा देखिए दिया हुआ है सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेम। और एक्सक्लेम यानी कहना। तो क्या कहना? अपने हृदय में अचानक से कोई भाव उत्पन्न होता है। उस भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। देखिए इसमें खुद ही क्लियरली कह दिया है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो होते हैं उनको क्या करता है? एक्सप्रेस यानी व्यक्त करता है। और एक्साइटमेंट यानी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर हर्षोल्लास की भावना है। तो उस स्थिति को व्यक्त करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए इसमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। जैसे कि क्या दिया हुआ है पहला सेंटेंस दैट्स अमेजिंग। देखिए हम अब जब बड़े आश्चर्य में पड़ते बड़े खुश होते हैं तो कहते हैं दैट्स अमेजिंग यानी बहुत चकित करने वाली बात है। और दूसरा जो सेंटेंस दिया है आई कांट बिलीव। अब ये भी मतलब जैसे कोई ऐसी बात है जिसको देख करके आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे उससे कि आई कांट बिलीव इट यानी मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अब हम इसके आगे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद यानी शब्द भेद जो हमारी जो भाषा होती है, बोलचाल होता है, एक दूसरे से हम आपस में बोलते हैं तो उनमें वाक कई-कई प्रकार के जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, उनमें भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, कोई अंग होते हैं, उन्हीं की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिनको हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए इसको हम सिंपल भाषा में आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच किसी स्टेटमेंट यानी कोई बात है, कोई कथन है या कही हुई बात में उपस्थित वाक्य के सभी भागों को अलग-अलग व्यक्त करते हैं। यानी ये पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं, वो हमारे द्वारा कही हुई जितनी भी बातें हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी वाक्य हैं, उनमें प्रत्येक भाग को अलग-अलग व्यक्त करता है। और ये जो होते हैं बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। पहला दिया हुआ है नाउन यानी संज्ञा। दूसरा जो हमारा दिया हुआ है वो है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरा जो दिया हुआ है वो है वर्ब यानी क्रिया। चौथा जो दिया है वो है एडजेक्टिव यानी विशेषण। इसके बाद है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद दिया हुआ है कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय। और इसके बाद लास्ट है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि पहला हमारा सबसे महत्वपूर्ण है नाउन। नाउन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमको इसको याद रखना आवश्यक है क्योंकि इसके अंतर्गत 2 पार्ट्स और आते हैं जो कि है नंबर और जेंडर, जिसका हम आगे अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमें समझना है कि नाउन क्या होता है। तो नाउन यानी संज्ञा। तो इसकी देखिए बहुत ही सिंपल सी डेफिनिशन दी है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। देखिए यहाँ पर 4 चीजें दी हैं। कौन सी? पहला दिया है पर्सन, फिर उसके बाद प्लेस, फिर उसके बाद थिंग,
फिर उसके बाद में कोई आइडिया। तो अगर ये 4 चीज़ें हैं तो उनमें से किसी भी चीज़ का, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, आइडिया हो, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी उसका कोई नाम रखा जाता है, कोई पर्सन है जैसे कि राम, तो उसका नाम अगर हमने राम लिया है तो वो उसकी क्या हो गई? नाउन हो गई। या कोई प्लेस है जैसे कि दिल्ली, तो उसका जो हमने दिल्ली नाम दिया वो उसकी नाउन हो गई यानी संज्ञा हो गई। ऐसे ही कोई थिंग यानी कोई वस्तु यानी बुक है, तो उसका भी जो बुक वर्ड हमने जो उसको नाम दिया वो उसकी संज्ञा है। ऐसे ही कोई भावना है, कोई हृदय का भाव है, जैसे कोई आइडिया है, यानी जैसे हैप्पीनेस है, तो वो भी एक नाम हमने इसके लिए यूज़ किया है, तो वो जो नाम है वही इसकी संज्ञा है। अगला देखिए स्टेप क्या दिया हुआ है हमारा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जो नाउन होता है उसी का अपडेटेड वर्ज़न ही प्रोनाउन है। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं जब हमें उसका नाम ना पता हो लेकिन हमें उसको कोई न कोई एक विशेष शब्द देना है, तो उस शब्द को हम प्रोनाउन के रूप में दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिए जैसे ही, इट, मी, यू, आई, ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो प्रोनाउन के ही हैं। लेकिन इससे पहले हमें इसकी डेफ़िनिशन को क्लियर करना है। देखिए क्या इसमें क्या दिया हुआ है? कि द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। देखिए इसमें क्लियरली कह दिया कि द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं आर कॉल्ड प्रोनाउन। उन्हीं को प्रोनाउन कहा जाता है। यानी संज्ञा का जब कोई क्लियर नाम पता हो तो हम उसको नाम से बुला लेंगे, लेकिन जब नाम नहीं पता है तो उसको हमें उसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग करेंगे उन्हीं शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण भी हमने आपको समझा दिया, जैसे कि एक हो गया ही यानी वह, इट ये भी वह के लिए ही प्रयोग करते हैं, मी यानी मुझे, यू यानी तुम्हें, आई यानी मैं। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा होता है दे या सी, ठीक है? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स होते हैं जो प्रोनाउन के एग्ज़ाम्पल्स हैं। इनके माध्यम से हमें प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करना होता है। अगला देखिए दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर हम इस वीडियो में एक-एक डेफ़िनिशन को आसान भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ हम केवल इनके पार्ट्स को समझ रहे हैं। इसके बाद विस्तार से हम अगली वीडियो में एक-एक पार्ट की वीडियो बनाएँगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें। तो चलिए हम वर्ब की बात करते हैं। तो वर्ब की जो डेफ़िनिशन दी है कि वर्ब की जो डेफ़िनिशन है क्या कह रहा है? ए वर्ड डिनोटिंग एन एक्शन। देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में कोई एक ऐसा शब्द हम जो इस्तेमाल कर लें जो कि क्या दिखा रहा हो? कोई काम, एक्शन यानी कोई काम हो या कोई स्टेट यानी कोई अवस्था हो या ऑकरेंस या कोई घटना घटित हुई हो, तो उसी को हम वर्ब कहते हैं। सिंपल भाषा भाषा में कह रहा है कि किसी कार्य, अवस्था या घटना को दर्शाने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में कह रहा है। इसके एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कैसे इसमें दिया हुआ है। जैसे कि पहला दिया हुआ है गो, ईट, स्पीक, हैव। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनसे हमें समझना है। बहुत ही हमारी रोज़मर्रा की लाइफ़ में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब होते हैं। आना, जाना, खाना, पढ़ना, नॉवेल लिखना, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनके जो हमारी वर्ब के अंतर्गत आते हैं, जिनको आप वर्ब यानी क्रिया कह सकते हैं। इवन हमारी एवरी एक्शन जो हमारी हर एक जो क्रियाकलाप हैं, जिनको एक शब्द में हम दर्शाते हैं, तो वो वर्ब ही होते हैं। आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव इसको आप दूसरी भाषा में क्वालिटी कह सकते हैं। एडजेक्टिव को आप दूसरी भाषा में क्वालिटी कह सकते हैं, लेकिन हम इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमें इंग्लिश से भी समझना है कि इसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। ये भी एक प्रकार का शब्द होता है। क्या करता है ये? व्हिच क्वालिफाइज़ ए नाउन और प्रोनाउन। तो जो एडजेक्टिव होता है, वो किसी नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन यानी सर्वनाम यानी संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी बताता है, जो उसकी विशेषता बताता है। ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए इसके कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल यानी सुंदर होना,
हम कह सकते हैं यू आर ब्यूटीफुल, तो हमने आपकी विशेषता बताई कि आप सुंदर हैं, यानी सुंदर होना आपकी क्या है? क्वालिटी है, यानी एडजेक्टिव वर्ड हो गया। इसी प्रकार से बिग यानी बड़ा होना, छोटा होना, लंबा होना, ये सब क्या हैं? क्वालिटी हैं। ऐसे ही किसी का रंग अगर हम बताना चाहें जैसे रेड है, ग्रीन है या ब्लू है, वो भी एक प्रकार का उसका क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो उसके लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करेंगे जैसे ब्यूटीफुल या बिग या रेड या गुड, ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव कहे जाएँगे। अगला हमारा देखिए एग्ज़ाम्पल इसमें दिया वर्ब। एडजेक्टिव के बाद इसमें दिया हुआ है एडवर्ब। तो हम एडवर्ब को भी समझ लेते हैं। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की भी परिभाषा एक बार समझ लेते हैं। आपको इसको कॉमन भाषा में समझ लेना है कि ये वर्ब की ही विशेषता बताता है। लेकिन किस तरह से? देखिए दिया हुआ है, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब। देखिए इसमें सिंपल सी भाषा में इसने खुद कह दिया। क्या कह रहा है? कि जो कोई शब्द होता है, जो कि क्रिया की विशेषता बताए, जिसके बारे में पूरा वर्णन करे, उसको डिस्क्राइब करे, या और भी होता है जैसे कि एडजेक्टिव यानी कोई विशेषण है, उसकी भी विशेषता बताए, उसके बारे में भी पूरा वर्णन करे, या कोई दूसरी एडवर्ब है, उसके बारे में भी उसकी विशेषता या उसका वर्णन करे, तो उसी को एडवर्ब कहा जाता है। देखिए हिंदी में कैसे, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए इसमें दिया हुआ है जैसे कि फास्ट, स्लोली, वेरी और हियर। ये शब्द दर्शाते हैं, जैसे फास्ट है, कोई चीज तेज चल रही है या धीमी चल रही है, तो वो उसकी कोई क्रिया हो रही ना, उसी के बारे में तो बताएगा। जैसे गाड़ी तेज चल रही है तो चल रही है, लेकिन कैसे? तेज या धीमी, वो उसकी विशेषता हो गई, किसकी? क्रिया की। इसीलिए क्रिया की विशेषता बताता है, इसीलिए इसको क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को भी आप आसानी से समझ सकते हैं अगर इसको आप दो वर्ड्स में तोड़ दें तो। यानी प्री को अलग कर दें और पोजीशन वर्ड को अलग कर दें। प्री माने होता है पूर्व और पोजीशन यानी स्थिति। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज कर लिए जाते हैं, जब उनका हम प्रयोग कर लेते हैं तो उनसे ये पता चल जाता है कि नाउन या प्रोनाउन की स्थिति कैसी है। देखिए इसमें इसकी डेफिनिशन भी यही कह रहा है कि द वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। रिलेशन यानी संबंध, वो भी किसका? नाउन या प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दर्शाता है किससे? विद अदर वर्ड्स, यानी वाक्य में जो अदर वर्ड्स यानी जो दूसरे शब्द इस्तेमाल किए गए होंगे या कोई दूसरी अवस्था होगी, स्थिति होगी, जगह होगी, तो उसके साथ उसका रिलेशन यानी संबंध दर्शाया गया होगा। तो ऐसे ही शब्दों को, उन्हीं शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। हिंदी में समझ लेते हैं कि वह शब्द जो, देखिए क्या दिया हुआ है कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की उसी वाक्य के किसी शब्द के साथ संबंध दर्शाता है, उसी को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए होते तो इसमें कई सारे हैं, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं। तो पहला दिया हुआ है इन यानी में, ऑन यानी पर, फ्रॉम यानी से और टू, इसका ये भी एक प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग ज्यादातर को शब्द के लिए करते हैं। इसके बाद देखिए हमारा अगला देखिए दिया हुआ है कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या होता है? एक प्रकार का एक शब्द हो सकता है जो कि दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इसकी एग्जाम्पल में भी इसकी जो डेफिनेशन दी है उसमें भी दिया हुआ है। देखिए क्या दे रहा है कि द वर्ड दैट ज्वाइंट्स टुगेदर, यानी ऐसा कोई शब्द जो जोड़ रहा हो, टुगेदर यानी साथ साथ, किनको जोड़ रहा हो? वर्ड्स यानी शब्दों को, सेंटेंसेज यानी वाक्यों को, और इसके अलावा क्या जोड़ता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कोई दो वाक्य हैं उनको भी जोड़ रहा है। देखिए आपको सिंपल भाषा में समझना है कि कोई दो शब्द जुड़े हों या कोई दो वाक्य जुड़े हों या कोई दो वाक्यों के भाग हों, उनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हीं को कंजक्शन कहा जाता है। देखिए इसमें हमने कुछ उदाहरण लिए हैं जैसे कि एंड। आप एक सेंटेंस ले सकते हैं जैसे रमेश एंड महेश। यहाँ पर दो शब्द हैं, दो नाउन हैं, रमेश और महेश।
इनको हमने किससे जोड़ा? एंड शब्द से जोड़ा। तो यहाँ पर ये हमारा एंड जो है वो कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ है। ऐसे ही 2 वाक्य ले सकते हैं जैसे कि ही रैन वेरी फास्ट यानी वह बहुत तेज़ दौड़ा, बट ही कुड नॉट रीच एट द टाइम यानी वो बहुत तेज़ दौड़ा लेकिन वो समय पर नहीं पहुँच पाया। ठीक है? तो यहाँ सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया? बट। जो बट जो है वो हमारा कंजंक्शन है। इसी प्रकार से और भी हमारा कंजंक्शन है। अगला हमारा देखिए दिया हुआ है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को भी समझ लेते हैं। देखिए इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि अवबोधक अव्यय। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का। तो इसमें होता क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? सडन इंटेंस हमारे मन में अचानक से कोई इंटेंस फीलिंग जागृत हो, कोई अचानक से भावना जागृत हो, तो उनको व्यक्त करने के लिए हमें कुछ शब्द बोलना पड़ेगा। जैसे अगर हम खुश हुए हैं तो कोई शब्द बोलेंगे, दुखी हुए हैं तो कोई शब्द बोलेंगे या हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ कोई चीज़ देखी और हमें बड़ा आश्चर्य महसूस हुआ, तब भी हम कोई ना कोई शब्द उसके लिए यूज़ करेंगे। तो जो शब्द हम यूज़ करेंगे वही हमारा इंटरजेक्शन वर्ड हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। देखिए हिंदी में इसको देखिए क्या करा है, पहले हम इंग्लिश में समझ लेते हैं क्या करा है? ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन इंटेंस फीलिंग और इमोशन इज़ कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। हिंदी में देखिए क्या करा है कि अचानक से उठने वाले, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अचानक से अगर हमारे हृदय में कोई तीव्र भाव या कोई भावना उत्पन्न हो जाए, तो उसको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, उन्हीं को हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है, जैसे कि हे। अब हम किसी को बोल रहे हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, संबोधित करेंगे तो उसके लिए क्या बोलेंगे? हे। या हमें कुछ आश्चर्यजनक चीज़ दिखाई दी तो क्या बोलेंगे? वॉव! यानी हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, या हम किसी को बुलाएँगे, संबोधित करेंगे तो उससे क्या बोलेंगे? हाय! यानी हम उसको बुलाएँगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? इंटरजेक्शन है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं अगर आपको प्राप्त करनी है तो बेल आइकन आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा सकें। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।